स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ये आपके सामने जो है ये एक आर ग्लास रखा हुआ है जो कि टाइम को नापने के लिए एक डिवाइस हुआ करती थी। इसी तरीके से अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो तो आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, दरअसल ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर्स हैं। और अगर आप लोग इस डिवाइस की तरफ देखो तो आपने देखी होगी यकीनन ऐसी डिवाइस स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल होते हुए। तो ये डिवाइस भी दरअसल वोल्टेज की मेजरमेंट करती है इन जनरल। अगर आप तीनों जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, अगर आप इनको ऑब्ज़र्व करो तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं वो एक्चुअली एक मेजरमेंट कर रही हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेजरमेंट टेक्निक्स के हवाले से कि कौन कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को या कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अपने कोर्स के अंदर जो मेजरमेंट समझनी है वो लेंथ की है, मास की है, टाइम की है, टेम्परेचर की है और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। तो हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअली कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है और फिर डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेजरमेंट टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है उस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। स्टार्ट करते हैं विद लेंथ। अब अगर लेंथ को डिफ़ाइन करें, लंबाई को डिफ़ाइन करें कि लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, तो आप जानते हैं एक्चुअली लेंथ जो है वो मेजर है डिस्टेंस का। फासले को नापने के लिए हम कहते हैं कि लंबाई, एक्चुअली वह ख़ास किस्म का फासला ही होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला जो है वो लंबाई कहलाती है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर जो लेंथ है वो एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन डिस्टेंस है, यानी कि एल है। ठीक है ना, लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात है। अच्छा, मोस्ट सिस्टम जो है मेजरमेंट के उसमें बेस यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली मीटर होता है। मीटर को यूज़ किया जाता है बेस यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। और बाकी जो सिस्टम्स हैं उसमें भी इससे मिलता जुलता, जैसे कि फ़िट को इस्तेमाल किया जाता है, इंचेस को इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो लेंथ को कैसे नापते हैं? तो लेंथ को नापने के लिए सबसे कॉमन जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है रूलर। क्या करते हैं, जिस चीज़ की लंबाई नापनी है उसके एक सिरे के ऊपर जो स्केल है, रूलर है, उसका ज़ीरो रखते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्वांटिटी कहाँ तक जा रही है या वो जो भी चीज़ है उसका फासला कहाँ तक जा रहा है। तो अगर 10 तक जाता है तो हम बोल देंगे 10 सेंटीमीटर है, 9.5 तक जा रहा है तो हम कह देंगे 9.5 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली लेंथ को नापने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो रूलर या एक स्केल होता है। इसके अलावा अगर कोई छोटी चीज़ या कोई ऐसी लेंथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्फीयर का, किसी सिलेंडर का रेडियस, तो उसको नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैलिपर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिपर्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने जो कैलिपर रखा है वो वर्नियर कैलिपर्स है। आपको मालूम होगा कि जब हम प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत ही छोटा कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, तो हम उसके लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको ये दोनों जो जॉज़ हैं उनके दरमियान के अंदर अटकाया जाता है और फिर रीडिंग को नोट किया जाता है। वो एक पूरा प्रोसेस है जो कि अलग से वीडियोस के अंदर मैंने कवर किया हुआ है। बस यहाँ पर हमें जस्ट डिस्कस करना है कि लेंथ को किन किन टेक्निक से हम मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग टेप है, बहुत ही कॉमन है। कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है या कोई लकड़ी का काम वगैरह आप कराते हैं या नॉर्मली डिस्टेंस को नापना होता है तो इंच टेप या मेजरिंग टेप इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों की मेजरमेंट के लिए भी होता है। तो इंच टेप, मेजरिंग टेप एक कॉमन लेंथ को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा अगर बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है और एक डिफरेंट टेक्निक को इस्तेमाल करना है तो जो लेज़र रेंज फाइंडर होता है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं आर्मी पर्सन, ये एक्चुअली एक लेज़र रेंज फाइंडर के ज़रिए लेंथ को मेजर कर रहा है। और इसकी जो टेक्निक है बड़ी सिंपल सी है कि जो रेंज फाइंडर होता है यहाँ से लाइट को एमिट करता है, लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, किसी टारगेट से टकराती है और टकराने के बाद दोबारा से रेंज फाइंडर तक पहुँचती है। तो अब उस रेंज फाइंडर में यहाँ से लेके यहाँ तक जो लगा उसको हम बोलते हैं टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली डी है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं। और क्योंकि 2 मरतबा डिस्टेंस कवर हो रहा है, इधर से इधर भी जा रही है तो टाइम इधर जाने का भी है, टाइम इधर आने का भी है। तो नॉर्मली जो डिस्टेंस का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं VT, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपको पता है लाइट की बात हो रही है तो लाइट की स्पीड को C से ज़ाहिर करते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस लाइट ने कवर करा है उसको हाफ़ करना पड़ेगा क्योंकि लाइट जाती भी है, आती भी है। तो बेसिकली एक ये मेजरिंग टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है बाय लेज़र रेंज फाइंडर टू मेजर द एक्यूरेट डिस्टेंस।
और ये कंस्ट्रक्शन के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जंगों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर एक्यूरेट डिस्टेंस। इसके अलावा ओडोमीटर भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ियों के जो स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर लगा होता है। ये जो दरमियान में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली डिस्टेंस ही है, ये लेंथ या डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं। क्या करना होता है, मिसाल के तौर पर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इसकी रीडिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई इसकी रीडिंग कितनी है, और फिर जब फासला तय करने के बाद कहीं पर पहुंचते हैं तो फिर इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। और कितना फासला हमने तय करा, उसकी सिंपल सी टेक्निक ये है कि फाइनल डिस्टेंस, जो फाइनल रीडिंग होती है, उसमें से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअली ओडोमीटर के ज़रिए भी लंबाई को नाप लिया जाता है, जो कि आमतौर पे आपने देखा होगा, कार में ट्रैवल करते हैं, बाइक पर ट्रैवल करते हैं, तो हम फासले को विद द हेल्प ऑफ ओडोमीटर मेजर करते हैं। ये वो सारी टेक्निक्स थी जिनके ज़रिए हम लंबाई को अपने इर्द गिर्द डेली रूटीन के अंदर या फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स में मेजर करते हैं। ये ओडोमीटर की एक वर्किंग टेक्निक है कि किस तरीके से ये रोटेट हो रहे होते हैं, गियर्स जो है वो रोटेट होते हैं, शाफ्ट्स टर्न करते हैं, और तब जाके ओडोमीटर के अंदर रीडिंग लिखी हुई नज़र आ जाती है। उसके बाद जो एक क्वांटिटी है जिसकी मेजरमेंट टेक्निक्स हमें देखनी है वो है मास। मास बहुत कॉमन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है फिज़िक्स की, और मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं मास को? मास इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि किसी बॉडी के अंदर जो मैटर की मिकदार होती है उस अमाउंट को हम मास कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक लकड़ी की अलमारी है तो उसमें कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो उसका मास हो जाएगा। एक लोहे की चेयर है तो जितना उसमें लोहा इस्तेमाल हो रहा है वो उसका मास हो जाएगा। तो मास बेसिकली ये बताता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है किसी भी बॉडी के अंदर। और आप जानते हैं उसका जो SI यूनिट है वो किलोग्राम होता है। हालांकि हम ग्राम में भी नापते हैं, पाउंड्स में भी नापते हैं, लेकिन जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है, जिसे हम एक्चुअली केजी से शो करते हैं। वैसे रिसेंटली मास को डिफ़ाइन करने का एक दूसरा तरीक़ेकार भी है। मास को एक्सपेरिमेंटली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ बॉडीज़ इनर्शिया। ये थोड़ी सी बेहतर डेफिनेशन है। किसी बॉडी का अगर आपने इनर्शिया मेजर करना है तो वो मास ही है बेसिकली। और मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है टू एक्सेलरेशन, मास एक्चुअली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रोकता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। व्हेन अ नेट फोर्स इज़ अप्लाइड, जब एक नेट फोर्स अप्लाई होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की कोशिश करता है, लेकिन उसी एक्सेलरेशन की जो मुखालफत करती है, बेसिकली जो क्वांटिटी मुखालफत करती है, उसको हम मास कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू अदर बॉडीज़। दूसरी बॉडीज़ के साथ जो उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ भी हम मास के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब मास को नापने की कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं? सबसे कॉमन है बीम बैलेंस, जो कि आपने देखा होगा। इस तरीके से एक बीम होता है, ये एक बीम है, यहाँ से जो है वो इसको होल्ड किया जाता है, ऊपर से पकड़ा जाता है, कहीं से लटका देते हैं, और फिर क्या करते हैं, दो पेन होते हैं, लेफ़्ट पेन होता है, राइट पेन होता है। एक तरफ जो है वो वज़न रख दिया जाता है और दूसरी तरफ जो है वो वज़न रख दिया जाता है जिसको हम नापना चाह रहे हैं, और दूसरे पेन के अंदर जो है हम वेट्स रखते हैं, जो मेजरिंग वेट्स होते हैं, जिस पे लिखा होता है कि आधा किलो का है, 1 पाव का है, 1 किलो का है। तो बीम बैलेंस आपने देखा होगा कॉमनली दुकानों के अंदर इस्तेमाल होता है आजकल भी काफ़ी ज़्यादा, या ठेले पर अगर कोई जो है वो घूम रहा होता है शख्स, मेजर करता है, तो वो आमतौर पे बीम पॉइंटर का इस्तेमाल करता है, जिसे बीम बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है जी। या इससे ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ हम स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए भी मास को मेजर करते हैं। आमतौर पे आप बकरा ईद में देखें तो ये स्प्रिंग बैलेंस को इस्तेमाल किया जाता है गोश्त वगैरह को मास को मेजर करने के लिए, और वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस को। और एक्चुअली अगर आपने सुना होगा तो स्प्रिंग बैलेंस का मेन काम जो होता है ना, वो वेट को मेजर करना होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर मास। ठीक है, एक्चुअल वेट को मेजर करता है पर मास भी मेजर हो सकता है। और आप अपने लैब्स वगैरह के अंदर देखें कॉलेज के, तो मास को मेजर करने के लिए फ़िज़िकल बैलेंस अवेलेबल होता है। ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा आपने जो है वो सेंसिटिव तरीके के साथ मेजरमेंट करनी है मास की, तो फ़िज़िकल बैलेंस इस्तेमाल होता है। काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट तरीके के साथ हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। और फिज़िकल बैलेंस आमतौर पे आप लैब्स वगैरह के अंदर देखेंगे, जो कि वुडन या ग्लास के बॉक्स के अंदर रखा हुआ होता है, ताकि एयर का भी इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो सके। लेकिन इससे भी हम ये करते हैं कि इसमें एक पेन के अंदर जो है वो मेजरिंग वेट्स रखे जाते हैं, और फिर दूसरे पेन के अंदर उस चीज़ को रखा जाता है जिसको मेजर करना है। तो फिज़िकल बैलेंस भी मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपके सामने एक किचन बैलेंस की तस्वीर है। यहाँ पर क्या करते हैं
कि ऑन करते हैं, ऑन के बटन से फिर जो भी चीज़ है उसको इधर रखा जाता है और यहाँ पे डिजिट्स के अंदर लिखा हुआ आ जाता है कि इस चीज़ का मास कितना है। तो आमतौर पे फास्ट मेजरमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ज़रिए आजकल की जाती है। आप मुख्तलिफ शॉप्स पर भी देखेंगे तो बीम बैलेंस के बजाय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस रखे हुए होते हैं जिससे हम मास को मेजर करते हैं। उसके बाद तीसरी क्वांटिटी जो हमें समझनी है वो है टाइम। द मेजर ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड यूज टू क्वांटिफाई द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स। दो कोई से इवेंट्स के दरमियान का जो ड्यूरेशन होता है उसको टाइम कहते हैं। और टाइम का कैसे पता लगता है? टाइम में एक्चुअली हम लोग मेजर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आने वाला चेंज। ठीक है, थोड़ी सी बात है समझने वाली कि आपको कैसे पता कि वक्त गुजर गया। आप यकीनन कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो फिर आपको पता लगता है कि हाँ टाइम गुजरा है। मिसाल के तौर पे आप पंखे को गोल घूमता हुआ देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि पंखा घूम रहा है तो वक्त गुजर रहा है, या घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, या डिजिट्स आगे बढ़ रहे हैं, या किसी चीज़ के जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली टाइम बड़ा एक वेरिड सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर टाइम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में या फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो चेंज होता है उसको दो इवेंट से देखते हैं, इनिशियल या फाइनल। तो दो इवेंट्स के दरमियान का जो ड्यूरेशन होता है एक्चुअली उसे वक्त कहते हैं या टाइम कहते हैं। टाइम का मतलब जो वक्त है वो दो पॉइंट्स के दरमियान का ड्यूरेशन है, दौरानिया है। टाइम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक डायमेंशन है जो कि बेस करती है एवोल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम टेक्स प्लेस, कि कोई भी सिस्टम है उसमें कैसे कैसे ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। वही बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किसी भी आप फिजिकल फिनोमेना को देख रहे होते हैं और उसके अंदर वेरिएशन आ रही होती है, चेंज आ रहा आता है और इवॉल्व हो रहा होता है वो सिस्टम, तो फिर आप कहते हैं हाँ भाई टाइम गुजर रहा है। टाइम का हम लोग ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं और उसको मेजर करते हैं सेकंड्स में, उसको मेजर करते हैं मिनट्स में, आवर्स में, डेज़ में, वीक्स में, मंथ्स में और ईयर्स के अंदर। सबसे पहले मैकेनिकल क्लॉक इस्तेमाल की जाती हैं टाइम को मेजर करने के लिए। मैकेनिकल क्लॉक कई किस्म की हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ग्रैंडफादर क्लॉक हो सकती है इस किस्म की, पुराने ज़माने की ग्रैंडफादर क्लॉक कहलाती है, जहाँ पे नीचे एक पेंडुलम लटक रहा होता है और ऊपर छोटी सी घड़ी होती है। आजकल तो एंटीक्स में इस्तेमाल करते हैं। या कुकू क्लॉक होती है। कुकू क्लॉक के अंदर जो है वो एक टाइम के बाद, हर एक घंटे के बाद एक चिड़िया सी बाहर आती है, यहाँ से एक जगह होती है, हो सकता है किसी घर में भी एंटीक्स वगैरह के अंदर हो, कि जैसे ही घंटा गुजरता है यहाँ से एक चिड़िया बाहर आती है। ओरिजिनल नहीं होती, जाहिर सी बात है, ऐसी ही होती है आर्टिफिशियल सी, और वो आके जो है वो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, तो कुकू क्लॉक कहलाती है। या फिर जो रिस्ट वॉच हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल सुई वाली, वो सारी की सारी मैकेनिकल क्लॉक्स हैं। और अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है टाइम की तो एटॉमिक क्लॉक्स हैं। एटॉमिक क्लॉक्स जो कि सीजियम एटम की वाइब्रेशन के ज़रिए एक्यूरेटली टाइम को मेजर करती हैं, मिली सेकेंड्स के अंदर, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर, वो एटॉमिक क्लॉक कहलाती हैं। अब जाहिर सी बात है एटॉमिक क्लॉक्स हम घरों के अंदर नहीं रखते, वो बाकायदा एक सिस्टम है जो कि लैब्स के अंदर रखा होता है, और वो भी हाईली एडवांस लैब्स होती हैं जहाँ पे एटॉमिक क्लॉक्स मौजूद होती हैं जो कि टाइम को मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मेजर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक क्लॉक्स हैं। जनरली हम लोग मैकेनिकल इस्तेमाल करते हैं, पर एक्सपेरिमेंट्स में जो हाई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हाई प्रिसीशन वाले, उनमें हम लोग एटॉमिक क्लॉक को इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और टेक्निक है टाइम को मेजर करने की, वो एक्चुअली टिकर टाइमर है। इसमें हम लोग डिस्टेंस को नाप सकते हैं, एक्सेलरेशन को नाप सकते हैं, टाइम को नाप सकते हैं। टिकर टाइमर क्या होता है? बेसिकली एक कॉइल होता है और इस कॉइल के अंदर एक स्ट्रिप होती है और यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे ही हम पावर इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस स्ट्रिप को वाइब्रेट कराता है। ठीक है, ये स्ट्रिप वाइब्रेट होती है। स्ट्रिप के बिल्कुल यहाँ पर, ये जो पॉइंट जहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है। जैसे ये पॉइंटर जाके कार्बन पेपर की डिस्क से टकराता है, कार्बन पेपर लगा हुआ है, तो उस कार्बन पेपर से इस टिकर टाइमर के ऊपर ये एक निशान आ जाता है, एक डॉट आ जाता है, और इन्हीं डॉट्स के लंबाई के दरमियान में जो फ़र्क है उससे एक्सेलरेशन या टाइम को मेजर किया जाता है। ठीक है ना। बेसिकली ये वाइब्रेटर है। जब ये वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेटिंग बार वाइब्रेट करता है। यहाँ पर एक पॉइंटर सा लगा होता है, पॉइंटर कह लो या एक नुकीली चीज़ कह लो, जो कार्बन पेपर पर टकराती है और कार्बन पेपर जाके इस टिकर टेप से टकराता है, वाइट कलर का जो टेप है, और टिकर टेप के ऊपर डॉट्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम को मेजर कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है ना वो एक कार्ट है छोटी सी, जिसको हमने क्या किया हुआ है, जिसको हमने ज्वाइन करा हुआ है एक टिकर टेप के साथ।
और वो टिकट जो है ना पॉइंटर आप देखो बार बार जाके पेपर के ऊपर निशान लगा रहा है। और इस कार्ड को अगर मैं छोड़ूंगा तो आप देखो कि आपको एक स्लोप नज़र आ रहा है, तो ये कार्ड नीचे की तरफ जाएगी। जब कार्ड नीचे जाएगी तो कार्ड को हमने टिकर टेप से ज्वाइन करा हुआ है, तो टिकर टेप जो है वो आगे बढ़ेगा और हम इसकी जो है वो स्लोप को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो स्लोप को बढ़ा देंगे, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ी से कार्ड नीचे आएगा। स्लोप को कम कर देंगे तो आहिस्ता से नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही हम इस कार्ड को रिलीज़ करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आएगा। अभी आप देखो जो पॉइंटर है वो 0 पर टकरा रहा है, 0 मीटर के ऊपर। लेकिन रिलीज़ करने के बाद कार्ड नीचे आएगी, पेपर नीचे आएगा और ये निशानात इस टेप के ऊपर लग रहे हैं। और अगर आप गौर से देखो तो पहले उनके दरमियान का फासला कम है, बाद में उनके दरमियान का फासला ज़्यादा हो जाता है। फिर वही बात है, इनके दरमियान का फासला अगर हम लोग मेजर कर लें विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो फिर क्या होगा, स्केल से मेजर करने के बाद हमने लेंथ को मेजर कर लिया, ठीक है, एक्सेलरेशन हमें मालूम है तो टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर टाइम को हम नोट कर लें तो हम एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली टिकर टाइमर एक्सेलरेशन या टाइम को मेजर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो कि लैब्स में इस्तेमाल होती है। इसके बाद बारी आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर को भी हमने समझना है। टेम्परेचर मेजर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, ठीक है, जो कि जिसके कुछ स्केल्स होते हैं, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग बेसिकली टेम्परेचर को सेकेंड ईयर में जाके मेनली डिस्कस करते हैं, बल्कि मैट्रिक में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, और बेसिकली टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है। एक्चुअली वो हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। तो एक्चुअली हमें ये तो पता लग जाता है ना कि कौन सा हायर टेम्परेचर है और कौन सी बॉडी लोअर टेम्परेचर पर है। तो इन सिंपल वर्ड्स टेम्परेचर मेजर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। थर्मामीटर्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो कि मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्लास एंड मरकरी थर्मामीटर आपको नज़र आ रहा है। ये ग्लास और मरकरी थर्मामीटर जो है ना, यहाँ पे बल्ब में मरकरी भरी हुई होती है। हम जब आमतौर पे लैब्स उसमें इस्तेमाल होता है क्लिनिकल मेथड्स में। तो जैसे ही यहाँ से हीट मिलती है इसे, अगर पेशेंट अपने माउथ के अंदर रखता है तो नतीजे में मरकरी एक्सपेंड होता है और ये ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये डिजिटल है, ये फोरहेड थर्मामीटर है, बिना टच किए जो है वो सिर्फ फोरहेड के करीब लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ नज़र आ जाता है। कोरोना के दिनों में बहुत कॉमन था इसका इस्तेमाल, आज भी इस्तेमाल होता है। ये पेसिफायर है, आमतौर पे जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनको ये निप्पल के तौर पे जो है वो उनके माउथ में लगा देते हैं, तो उनका टेम्परेचर पता लग जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक एयर थर्मामीटर है, ये हिस्सा जो है वो कान में रखते हैं और फिर जो है वो टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। और इसी तरीके से स्ट्रिप इस्तेमाल होता है। आमतौर पे अगर थर्मामीटर यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो सिर्फ ये स्ट्रिप रख देते हैं, और स्ट्रिप में आमतौर पे जो भी टेम्परेचर हो रहा होता है ना, वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा लाइटन अप हो जाता है, वहाँ पे हल्की सी लाइट नज़र आना शुरू हो जाती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे थर्मामीटर हैं, अलग अलग काइंड के थर्मामीटर होते हैं जिनको हम अपने इर्द गिर्द यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर। बाकी एक और डिवाइस भी होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसे कहते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल में क्या होता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है जो कि एक्चुअली वोल्टेज के ज़रिए टेम्परेचर को मेजर करता है, और दो तार लगे हुए होते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं। कोल्ड जंक्शन है और जहाँ की हीट मेजर करनी है वो ये वाला होता है, दोनों को जो है वो दरी रख देते हैं हॉट जंक्शन पे। फिर क्या होता है, करंट ट्रैवल करता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट होते हैं, और उसी वोल्टेज को कन्वर्ट करके थर्मोकपल हमें बताता है कि टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से ये एक थर्मोकपल है, ये आप देख सकते हैं जो वायर है ना, इसी के ज़रिए यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई अभी उस जगह का टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर बता रहा है थर्मोकपल। आखिर में मैंने आपको बताया था कि हमने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी स्टडी करना है कि उनको कैसे मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है, ये सब हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं क्लास 10th के अंदर। बट यहाँ पर उसका एक रिव्यू करना है कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। एम मीटर इस्तेमाल किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। जब भी हमें करंट मेजर करना है तो हम एम मीटर को सीरीज़ में लगा देते हैं। इस बैटरी से निकलने वाला करंट फाइंड करना है या इस लोड से गुजरने वाला करंट मालूम करना है तो दोनों के साथ सीरीज़ में एम मीटर को लगाते हैं, और एम मीटर इस शक्ल का होता है, ए लिखा हुआ होता है उसमें, और करंट को हम मेजर कर लेते हैं। या वोल्ट मीटर को इस्तेमाल किया जाता है, जिस भी चीज़ के का हमें वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल
वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो वोल्टेज पता लग जाता है। वोल्ट मीटर की पहचान ये है कि V लिखा हुआ होता है। ओम मीटर भी होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जहाँ कहीं पे भी हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में कितनी रेजिस्टेंस है, जैसे कि पॉइंट A और B के दरमियान में हमने RX रेजिस्टेंस लगाई है, तो इसके भी दो टर्मिनल होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है, वहाँ पे इसके दोनों टर्मिनल जोड़ देते हैं। और ओम मीटर की पहचान यहाँ पर एक ओमेगा का सिंबल बना होता है जो कि ओम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इन सारी ही क्वांटिटीज़ के लिए हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेसिकली आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा, कॉमनली इस्तेमाल होता है इस तरीके से, उसके अंदर वेव फॉर्म हो रही होती है। लेकिन एक्चुअली ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मेजर करता है, टाइम को, फ्रीक्वेंसी को, पर उसी के साथ साथ ये वोल्टेज को भी मेजर करता है। आमतौर पे हमें वोल्टेज का अंदाज़ा हो जाता है एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ज़रिए। वेव बन रही होती है और वो वेव कितना ऊपर या कितना नीचे जा रही है उससे हमें पता लग जाता है कि वोल्टेज कितना है, ठीक है जी। सो ये हमारी मेजरमेंट टेक्निक्स के लिए लेंथ को हमने सीखा, मास को सीखा कि मास को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को, टेम्परेचर को और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।